एक्चुअली अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, वो सुपर पावर ही रहेगा, सबसे पावरफुल ही रहेगा। आखिर ईरान ने क्यों माना कि अच्छा मैं सीज फायर करता हूँ, वही डिस्कशन नेगोशिएटिंग टेबल पे आने को कोई क्यों तैयार हुआ। तो जो पाकिस्तान है, इसको ऐसा कोई क्रेडिट या कुछ नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्राउंड ट्रूप्स उतरते हैं तो वो पाकिस्तान से ही जाएंगे ना। तो उसके एलाइज साथ में आ गए, फिर डोमेस्टिक इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर था कि युद्ध को ख़त्म किया जाए। इट वॉज बिकमिंग अ वेरी एक्सपेंसिव वॉर। अब कब तक युद्ध को, अब अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर कर लो, अब उनके लिए भी अच्छा है सीज फायर कर ले। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए सब कंट्रीज़ को कितनी प्रॉब्लम आ रही थी। कई कंट्रीज़ में तो वर्क फ्रॉम होम ही शुरू हो गया लोगों को। हमारे यहाँ देखिए कोविड वाला हाल हो गया। और ये बता दो, कोई कह रहा है कि वो जीत गया वो जीत गया, इसमें तो जो जीता हुआ देश भी उतना ही हारा हुआ देश होता है। पता नहीं था कि अमेरिका इतनी लंबी लड़ाई में और इतनी भयंकर लड़ाई में फंस जाएगा और फिर कोई उसके साथ नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेके काम नहीं शुरू किया। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबके बिजनेस डाउन चले गए, शेयर मार्केट का बुरा हाल था, लोगों के खाने के लाले पड़ गए कि लोगों के पास ईंधन नहीं है। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं सभी देशों से बातचीत करते रहे हैं, इजराइल से भी बात करते रहे हैं, ईरान से भी बात करते रहे हैं, यूक्रेन भी गए थे। उन्होंने यही कहा था कि हम गांधी देश है और हम चाहते हैं कि वॉर खत्म होनी चाहिए और पीसफुल ढंग से बातचीत होनी चाहिए। बीते 40 दिनों से चल रहा पश्चिमी एशिया में युद्ध आज युद्ध विराम की कगार पर आ गया है, लेकिन इसके क्या मायने हैं, सीज फायर हुआ है, उसका पूरा जियो पॉलिटिक्स पे क्या असर आएगा, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर निर्मल जिंदल, जो जियो पॉलिटिक्स की बहुत विशेषज्ञ हैं। तो चलिए बात करते हैं। मैडम, आज आखिरकार जो पश्चिमी एशिया में युद्ध था वो सीज फायर हो गया है। कई प्रश्न हैं, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि क्या ये युद्ध पूरी तरह से सीज फायर है या ये खाली अभी मान के चले कि अमेरिका और ईरान का सीज फायर हुआ है। क्या अभी इजराइल और ईरान की वॉर एज इट इज़ है? और ये जो समझौता हुआ है, चाहे वो अमेरिका और ईरान के बीच में भी हुआ है, तो इसको किसकी जीत माने और किसकी हार माने, या ये विन विन पोजीशन है? आखिर 40 दिनों तक किसी मुद्दे पर नहीं पहुंचे, कोई निष्कर्ष नहीं निकला इस युद्ध का, तो आप किस एंगल से इसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि आप कहेंगे कि सीज फायर तो हुआ है, पर अभी टॉक्स शुरू होंगे और उसमें पूरी चीज़ें निकल कर आएंगी। क्योंकि पहले ईरान ने 15 अपने रिक्वायरमेंट्स दिए थे, 15 उनकी डिमांड्स थे, अब उसको घटा के 10 कर दिया है। तो वो बार बार यही चाहता है कि आगे उसके ऊपर अटैक ना हो, ये एश्योरेंस चाहता है। क्योंकि पहले आप देखते हैं कि ईरान जो था वो यूएसए का पिलर ऑफ सपोर्ट था, 79 के बाद अलग हो गया, और अब जो टेररिज्म के चलते या इजराइल के चलते अमेरिका इसमें आ गया, युद्ध में आ गया। तो एक तो क्लैरिटी नहीं हुई कि अमेरिका ने सोचा और इजराइल ने सोचा कि एकदम से डीकैपिटेटिंग अटैक करेंगे, उनके पॉलिटिकल उसको ख़त्म हो जाएगा और वो सरेंडर कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो एक नई शेप ले ली युद्ध ने। हॉर्मुज़ में फंस गया। अब यूएसए का वो रिक्वायरमेंट तो नहीं था, उन्होंने ये सोचा ही नहीं था। ये अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन हो गई कि उन्होंने सारी कंटिजेंसीज को ऐसे नहीं सोचा कि ईरान क्या क्या कर सकता है। ऐसा पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह से इंटरनेशनल वाटरवे को बंद कर दिया गया है। वियतनाम उसमें 1956 में स्वेज क्राइसिस में भी हुआ था, और उस टाइम यूएसए ने अपने एलाइज के खिलाफ, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करना चाहता था ग्रेट ब्रिटेन, और अमेरिका ने रशिया के साथ मिलकर यूएनओ में यहाँ पर युद्ध को ख़त्म करवाया था। पर यहाँ पर हॉर्मुज़ में अब ये नई सिचुएशन हो गई। अब अमेरिका का ये तो था नहीं कि वो इसमें पूरी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके लिए इतना डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई। तो कभी वो कहते थे कि हॉर्मुज़ में और लोग भी आए, वो सब अपने आप अपना इंटरेस्ट आके प्रोटेक्ट करें, पर वो कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया ना। तो उसके एलाइज साथ में आ गए, फिर डोमेस्टिक इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर था कि युद्ध को ख़त्म किया जाए। इट वॉज बिकमिंग अ वेरी एक्सपेंसिव वॉर। और फिर ईरान के लिए भी, ईरान की भी पावर ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे, तो ईरान के लिए भी अच्छा नहीं था कि वो इसको आगे युद्ध को बढ़ाए। पर जब कल उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि हम ईरानियन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, तो इट वाज वेरी स्केरी फॉर द होल वर्ल्ड। क्योंकि मुझे याद आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, हालांकि हारा हुआ था जापान पर सरेंडर नहीं कर रहा था,
तो अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करने से पहले सिर्फ 2 दिन पहले बोला था कि ईदर यू सरेंडर और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब जापान ने तो सोचा नहीं था कि न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब अमेरिका यहाँ पर कौन से वेपन्स यूज़ करने चाहता था? अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ना भी यूज़ करता, कौन से वेपन्स यूज़ करना चाहता था कि सिविलाइजेशन खत्म होने वाली थी? तो उन्होंने इसको एक बार्गेनिंग चिप, ये जो थ्रेटन किया ईरान को, तो ईरानियन पॉपुलेशन और ईरानियन जो भी वहाँ पर आप देखते हैं कि अभी तो मिलिट्री ऑफिशियल ज़्यादा हावी हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि इस वॉर को आगे ले जाना ज़्यादा ठीक नहीं है, और एक अपॉर्चुनिटी भी थी उनको। अब कब तक युद्ध को, अब अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर कर लो, अब उनके लिए भी अच्छा है सीज फायर कर ले, पर अब ईरान इसमें एक बड़ा, जब बार्गेनिंग होगी, जब भी इनका आपस में टॉक्स होंगी, उसमें इज़राइल भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि ईरान के जितने भी ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स है को सपोर्ट करता है, हमास है, हिजबुल्लाह है, हुती हैं, ये सारे हैं, तो इज़राइल को एक एश्योरेंस चाहिए होगी कि वो भी उसके खिलाफ टेररिज्म को आगे यूज ना करें। क्योंकि मैम इजराइल की बात करें, क्योंकि युद्ध तो इजराइल और ईरान का शुरू हुआ था। हाँ। अब कहीं ना कहीं उसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि हॉर्मुज के एनर्जी सेक्टर पर ये बात आ जाएगी। तो जो निगोशिएशन हो रहे हैं वो सारे एनर्जी सेक्टर्स को लेकर आ रहे हैं। अगर हॉर्मुज पे अगर इसका इफेक्ट नहीं आता तो शायद अभी भी ये वॉर चल रही होती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी आज के दौर में देखिए, जो अपने एक तरफ तो आप अर्थ रियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड रिसोर्सेज को वो करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप रिसोर्सेज को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए सब कंट्रीज़ को कितनी प्रॉब्लम आ रही थी। कई कंट्रीज़ में तो वर्क फ्रॉम होम ही शुरू हो गया लोगों को। हमारे यहाँ देखिए कोविड वाला हाल हो गया, लोग वापस जाना शुरू हो गए। लेडीज़ को, मतलब जो वर्कर्स हैं उनको कहते हैं कि हमें गैस मतलब मिल रही है, पर जो लोग जैसे काम चला रहे थे, लकड़ी चाहिए, ये चाहिए, तो पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो ये हॉर्मुज की जो खुलना तो बहुत जरूरी है, पर आगे एक और प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि मैं अब इसके लिए चार्जेस लूंगा। अब कितने चार्जेस लेगा? अब अगर अमेरिका एग्री कर जाता है तो अमेरिका तो कुछ नहीं चाहता, वो कहता है कि चार्जेस अच्छा $20 मिलियन ले लो, उसके बला से $1000 मिलियन ले लो। पर जो आम जो ज़्यादा साउथ ग्लोबल साउथ है, जो पूरा एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। तो अब ये है कि जो एनर्जी सेक्टर है उसके लिए तो प्रेशर था, पर उसके लिए ऐसा प्रेशर नहीं था जो उनको अपनी भी सर्वाइवल के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी उनको युद्ध करना बहुत ज़रूरी था। और ये बता दो, कोई कह रहा है कि वो जीत गया, इसमें तो जो जीता हुआ देश भी उतना ही हारा हुआ देश होता है। किसी का भी अपर हैंड हो, पर कितनी ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं दोनों कंट्रीज़ को। और ये तो क्लियर था कि यूएसए और इजराइल तो ज़्यादा पावरफुल हैं, आज नहीं तो कल ईरान को सरेंडर तो करना पड़ता। पर कितना भयंकर हो जाता ये युद्ध, और कितने नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करने की बात करते हैं। आप देखिए सेंचुरीज लग जाती है एक नेचुरल रिसोर्स को बनने में, और ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है कि इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को अटैक किया जा रहा था, पानी को अटैक किया जा रहा है। आगे आने वाले टाइम में देखिए ये रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं और कम हो जाएंगे, और इनको अगर हम ख़त्म ही कर देंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या होगा। तो ये सभी के लिए अच्छा है कि युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाए, और ये भी उस बात को समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध चलता रहा तो अमेरिका की इमेज भी डाउन हो रही है, और जो ईरान है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। इसलिए दोनों के लिए ही अच्छा है कि कहीं ना कहीं तो उनको बार्गेन करना पड़ेगा। मैम अगर बात करें सीज फायर के, जो क्रेडिट लेने की बात आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान कई दिनों से, लगभग 2 हफ्ते से ट्राई कर रहा था कि जो मीडिएशन हो उसके मार्फत हो। इस्लामाबाद बिल्कुल तैयार था, वो क्रेडिट लेना चाहता था, क्यों, कहीं ना कहीं अपनी इमेज को इम्प्रूव करना चाहता था। अब चाइना के साथ जो पाकिस्तान को क्रेडिट दिया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान का कोई रोल था इसको मध्यस्थता करने में, या इसको क्रेडिट अमेरिका की तरफ से दिलवाया गया? देखिए ऐसा था कि अगर अमेरिका ग्राउंड फोर्स लेके उतरता तो वो पाकिस्तान से ही जाता उधर, और जो चाइना है वो एक तरह से तो ईरान को सपोर्ट कर ही रहा था। अब चाइना जो है वो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। अब जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को इसलिए लाया कि सारी सिचुएशन को देखते हुए कि अब ईरान भी नहीं चाह रहा था कि एक ग्राउंड वॉर में फंस जाए,
हालांकि ये कहा जा रहा है कि रशिया भी तैयार था देने को। अब ये इतनी कंट्रीज ऑलरेडी युद्ध में फंसी हैं, वो यूक्रेन में इतने सालों से फंसे हुए हैं और ये सब इतने सारी लड़ाइयों में फंस के, तो जो पाकिस्तान है इसको ऐसा कोई क्रेडिट या कुछ नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। एक उनको स्पेस प्रोवाइड किया, यूएसए ने कहा कि ये यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्राउंड ट्रूप्स उतरते हैं तो वो पाकिस्तान से जाएंगे। इसलिए ईरान और ये सब इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो ईरान, पाकिस्तान, चाइना, इन सब ने मिल के जो इसको एक इनको एरिया मिला जहाँ पर डिस्कशन हो सके। अदरवाइज बेसिकली तो अमेरिका और ईरान का ही के ही पॉइंट्स को ही देखा जाएगा, उन्हीं को नेगोशिएट करना है, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल एज सच नहीं है। तो मैम अब जो युद्ध विराम है, अब क्या माने पूरी जो दुनिया के देश हैं, क्या वो राहत की सांस ले सकते हैं या अभी भी उनके ऊपर खतरे की तलवार लटकी हुई है? क्या ये सीज फायर जितना अल्टीमेटम दिया गया है वहीं पर ख़त्म होगा या युद्ध दोबारा से शुरू होने के चांसेस हैं? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि युद्ध कोई भी दोबारा शुरू करना चाहेगा, पर यही है कि एक तरह से जो आगे डिस्कशंस होंगी, जो नेगोशिएशंस जो कितनी हद तक होती हैं? हाँ, उसमें दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप देखिए पहले भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, वियतनाम की कितनी लंबी लड़ाई चली है, या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जो बारगेनिंग हुई थी, या कहीं पर भी जब लड़ाई को ख़त्म किया गया है तो वहाँ पर नेगोशिएशंस हुई हैं और दोनों ही कंट्रीज़ को जो एडवर्सरीज होते हैं उनको कुछ ना कुछ कंसेशंस देने ही पड़ते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न मैम, जो आम जनता, जो आम दर्शक होता है, देखता है, वो कहता है कि इस युद्ध में पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरी पिक्चर में अमेरिका को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, चाहे उसकी रेपुटेशन का कह लो, क्योंकि एक छोटे से देश के साथ इतने दिनों तक उलझे रहना और उसके बाद बिना किसी निष्कर्ष के टेबल पर बैठना। नहीं, ये तो पहले भी होता रहा है। वियतनाम वॉर हुई थी, या आप देखते हैं अफगानिस्तान में 20 साल रहा अमेरिका कि इनको डेमोक्रेटाइज कर दें, इनका पॉलिटिकल उसको चेंज कर दें। एक्चुअली अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, वो सुपर पावर ही रहेगा, सबसे पावरफुल ही रहेगा। आखिर ईरान ने क्यों माना कि अच्छा मैं सीज फायर करता हूँ, वही डिस्कशन नेगोशिएटिंग टेबल पे आने को कोई क्यों तैयार हुआ? एक्चुअली अमेरिका, हम कहते हैं ना वॉर इज़ अ गैम्बल। एक वॉर जब शुरू होती है, व्हेन वन कंट्री इज कॉन्फिडेंट दैट इट इज़ मोर पावरफुल, देन इट अटैक्स द अदर कंट्री, बट देन व्हाट शेप द वॉर टेक्स दैट नोबडी नोज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने सोचा कि मैं तो जीता पड़ा हूँ, पर वो वॉर कौन सी शेप ले गई? जर्मनी ने रशिया को अटैक कर दिया, जापान ने अमेरिका को अटैक कर दिया, वो वॉर कौन सी शेप ले गई? दोनों वॉर्स में जर्मनी हारा ही था। पर यहाँ पर अब वो हॉर्मुज की तरफ चले गए और उनकी इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन थी, शायद इतना एस्टिमेट नहीं किया गया था कि कितना उन्होंने नुकसान पहुँचाया है इजराइल और अमेरिका को। पर फिर भी ये बिल्कुल क्लियर था, लोगों को ये डर लग रहा था कि अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब ना यूज़ करे, बहुत डिस्कशन हो रहा था, पर ये तो पता था कि अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज़ करेगा। पर आगे कौन से और डेंजरस वेपन्स यूज़ कर सकता था? जैसे उन्होंने बता दिया था टारगेट्स की, कौन कौन से हम टारगेट्स हिट करने वाले हैं। अगर उनका पानी ही खत्म हो जाता है, उनके सारे रिसोर्सेज ही खत्म हो जाते हैं, सब कुछ ही खत्म हो जाता है, तो ईरान के पास भी के लिए भी इट वाज नॉट अ गुड सॉल्यूशन टू कंटिन्यू द वॉर। जाहिर सी बात है मैम कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वर्ल्ड में तो थोड़ी बहुत गिरी है। अब अमेरिकन के बीच में कैसे देखते हैं इसको, कि क्या उनका ग्राफ गिरा है अमेरिका में, या ऑल ओवर वर्ल्ड के जो देशों के बजाय अगर हम बात करें आम लोगों की, तो उसमें भी क्या मानते हैं आप? देखिए, जब ग्राफ गिरता है, जब एक प्रेसिडेंट जब तो वो जीत जाता है तो उसका बढ़ जाता है, जब हार जाता है तो वो बढ़ता नहीं है। तो अब वो पता नहीं था कि अमेरिका इतनी लंबी लड़ाई में और इतनी भयंकर लड़ाई में फंस जाएगा और फिर कोई उसके साथ नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेके काम नहीं शुरू किया। नेटो उनके साथ नहीं आ रहा, इंटरनली डेमोक्रेट्स इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आम पब्लिक भी कह रही है क्या हो रहा है। तो इससे उनकी कहीं ना कहीं छवि पर असर तो हुआ है। पर हम देखते हैं कि जैसे प्रेसिडेंट कार्टर ने उनको छुड़वाने के लिए, जब ये हॉस्टेजेस ईरान ने ही उनके बना लिए थे डिप्लोमेट्स को, तो उन्होंने उनको छुड़वाने की भी कोशिश की, पर जब वो नहीं छुड़ा पाए तो उन्होंने कहा ये वीक प्रेसिडेंट है। ये बात नहीं है, पर अब ये इनकी जो रोज आर्ग्यूमेंट्स बदल जाते थे, इनकी स्टेटमेंट्स बदल जाती थी। कभी कुछ कहते थे, कभी कहते थे कि हॉर्मुज मैं खुलवा के छोड़ूंगा, कभी अल्टीमेटम दे देते थे, कभी कहते थे कि अभी सब आके अपना अपना इसको बचाने की कोशिश करो। तो वो जो उनकी एक
क्लियर कट पॉलिसी या एक क्लियर कट जो स्टैंड था वो नहीं रहता था, और ये पता ही नहीं चल रहा था कि ये लड़ाई फॉर व्हाट पर्पस ही हैड गॉन इनटू द वॉर। क्या वो न्यूक्लियर को इंस्टॉलेशंस को खत्म करना है, वो ईरान कह रहे हैं कि हम बनाने नहीं चाहते थे, अच्छा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ख़त्म करना है, पर वो हॉर्मुज में आ गए हैं। तो ये जो पूरी वॉर है उसने एक नई शेप ले ली, और ये अमेरिका के लिए बहुत ही डेंजरस ही हो गई, इसलिए इनकी जो छवि है वो गिर गई। मैम, ये 40 दिनों का सिनेरियो जो रहा, जो कुछ हुआ, जो घटा इन 40 दिनों में, इसके बाद जियोपॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या क्या सुधार होगा या क्या क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इंडिया को बड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो वाटरवेज को जैसे वेपनाइज किया जाता है, अब हमारा सारा ट्रेड 70% ऑफ ट्रेड पासिस थ्रू इंडियन ओशन, और जिस तरीके से कोई भी ओशन को अपना कह के बंद कर देता है या एनर्जी, अब ये है तो डिफिकल्ट सिचुएशन, अगर वो टैक्स लगाता है कल, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल इन द ग्लोबल साउथ पर्टिकुलरली टू अवेल एनर्जी रिसोर्सेज एट सच एक्सपेंसिव प्राइसेस। पर अब अगर चाइना जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि चाइना और इजराइल का भी बहुत बड़ा फैक्टर था अमेरिका को अटैक करने का ईरान के ऊपर, बिकॉज द वे चाइना वाज एक्सपेंडिंग हियर, द वे चाइना वाज गेटिंग ऑलमोस्ट 80% एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम हियर एंड एक्सपेंडिंग, तो ये लग रहा था कि चाइना विल हेगेमनाइज। एक तो इंडो पैसिफिक ओशन में वो एक्सपैंड कर रहा है, एक अब अरेबियन ओशन में, हालांकि अमेरिका का हेगेमनी है, तो वो चाइना उसमें घुस जाएगा, तो इट विल ट्राई टू हेगेमनाइज इट। तो इंडियन ओशन जो है उसमें इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कि कोई और आए या इसको हेगेमनाइज करने की कोशिश करे, उससे पहले ही हमें अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रेंथन करना पड़ेगा इंडियन ओशन में, टू एंश्योर द फ्री वाटरवेज। क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है वो है वासुदेव कुटुंबकम, कि सबका भलाई होनी चाहिए, ये सबके लिए पृथ्वी है, सबको रिसोर्सेज मिलने चाहिए, सबको सब कुछ होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए। तो इंडिया ने, अब आपने देखा कि हमने न्यूक्लियर मिसाइल भी उतारी है, या हम अपनी स्ट्रेंथन कर रहे हैं नेवल फोर्सेस को, तो हमें अपनी फोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट द हेगेमनिक फोर्सेस शुड नॉट ट्राई टू should not affect the free waterways, should not try to hegemonize these areas, these waters and spaces. बैलेंस बनाने के लिए पावरफुल होना पड़ेगा, to counter, to deter the expansionist powers from controlling our resources, which are very very important for our survival, for our trade, for our movement, और पूरा इंटरनेशनल ट्रेड भी यहाँ से ही होता है इंडियन ओशन से। तो जिस तरीके से हमने क्वाड ज्वाइन किया है टू एंश्योर टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक, इसी तरीके से हमें देखते हैं कि इंडियन ओशन में और कोई आए ना आए, पर इंडिया को खुद भी, और इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, आई थिंक इट विल स्ट्रेंथन इट्स सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन। तो जियोपॉलिटिक्स के लिए ये बहुत अच्छा साइन नहीं है जिस तरीके से हॉर्मुज को बंद किया गया। अगर इसके ऊपर कल टैक्स लग जाता है और वो कहते हैं कि हम इस पे पैसा वसूली करेंगे कोई भी जहाज जब पास होगा, तो ये तो बहुत ही मुश्किल होगा लोगों के लिए। और अगर अमेरिका इस पे एग्री भी कर जाए तो अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो इन देशों को ही पड़ेगा। और फिर अगर हम सोचें कि अच्छा अमेरिका से हम ऑयल मंगा लें, कितना डिस्टेंस है, कितनी दूर है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये एनर्जी रिसोर्सेज तो यहीं पे अवेलेबल हैं और यहीं से कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और यहीं से कुछ करना पड़ेगा। तो थिंग्स आर नॉट वेरी रोजी, थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखिए आगे जब वार्ताएं होंगी इनकी, जब डिस्कशन होंगी, बातचीत होगी, वो क्या रूप लेती हैं और हमारे लिए, हम सब कंट्रीज के लिए क्या, हमारा कुछ लेना देना नहीं था इस वॉर से इन अ वे, बट यहाँ पर पूरी इंटरनेशनल लेवल पे सबके बिजनेस डाउन चले गए, शेयर मार्केट का बुरा हाल था, लोगों के खाने के लाले पड़ गए कि लोगों के पास ईंधन नहीं है, और ये पूरे वर्ल्ड में लोगों ने लॉकडाउन लगा दिए कि घर से बैठ के काम करो। तो ये पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। पर इसके साथ साथ एक और भी साइन है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ भी देखना पड़ेगा। वी रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड वी शुड गो ग्रीन। आई मीन जो सोलर एनर्जी है, अपनी दूसरी एनर्जीज हैं, और भी हमें अपने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई किया हुआ है ऑयल इंपोर्ट, पर हमें और भी देखना पड़ेगा और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और इंडिया के पास तो ऐसा सच इससे ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि यहाँ पर ना तो प्राइसेस बढ़े और लोगों को भी सब कुछ मिलता ही रहा। शोर शराबा तो बहुत था कि ऐसे हो गया, पर इतना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं। एक पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखें तो भारत एक ऐसा देश था कि जहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़े। हाँ,
नहीं तो पाकिस्तान के अंदर हाँ, बहुत क्राइम हाँ, हो रहा, हाँ, यूरोप के कई देशों से बात होती तो थी हमें वहाँ। अपनी गवर्नमेंट को पूरा अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, उनका जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सिंग ऑफ ऑयल है, उनकी जो पॉलिसी ऑफ हेजिंग है कि किसी भी लड़ाई से दूर रहना है, मल्टी अलायंसेस की पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी है, इन सब पॉलिसीज़ की वजह से फ्रेंडशिप विद ऑल, कि हम इजराइल के साथ भी हैं, हम ईरान के साथ भी हैं, हम यूएस के साथ भी हैं, हम चाइना और उसके साथ भी हैं, रशिया के साथ भी, मतलब हमारी जो अलायंस की पॉलिसी है इसकी वजह से, और बिल्कुल पीसफुली चलना है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, पाकिस्तान में टॉक्स होते हैं तो अब उसने अफगानिस्तान से लड़ाई करने के लिए पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान को ही यूज़ करता है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी फॉरेन इन्वेजन के लिए हमारी लैंड को यूज़ किया जाए। अगर पाकिस्तान कभी चाइना को घुसाता है वर्ल्ड ट्रेड इनिशिएटिव के लिए, या किसी को भी कल लड़ाई करने के लिए पहले अफगानिस्तान के लिए यहाँ से यूएसए को अलाउ किया, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी टेरिटरी से कोई भी देश आके दूसरे देश में, हमारे पड़ोसी देश पे अटैक करे। तो अगर पाकिस्तान इतना डिपेंडेंट है किसी देश के ऊपर, तो वो उनकी शर्तें मानने को तैयार है और उनकी लाइन पे चलने को तैयार है, तो हमें वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। हमारे तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम कोई दलाल नेशन थोड़ी हैं कि भैया दलाली, यू अंडरस्टैंड। सो वी आर गोइंग इन अवर ओन वे एंड वी आर एक्टिंग इन अवर ओन वे एंड वी आर एक्टिंग वेरी इंडिपेंडेंटली। तो बेसिक द बॉटम लाइन इज कि पीस होनी चाहिए। यही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं सभी देशों से बातचीत करते रहे हैं, इजराइल से भी बात करते रहे हैं, ईरान से भी बात करते रहे हैं, यूक्रेन भी गए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम गांधी के देश हैं और हम चाहते हैं कि वॉर ख़त्म होनी चाहिए और पीसफुल ढंग से बातचीत होनी चाहिए, और यही सोल्यूशन है। अब भी देखना यही सोल्यूशन होगा, उनको बातचीत करके युद्ध को ख़त्म ही करना होगा। तो अब यही है कि अब एक आधी पहेली तो ये कि सीज़फायर हुआ है, पर दूसरी पहेली है कि अब इजराइल का जो फैक्टर है उसको भी डिस्कशंस में कैसे लिया जाएगा और उस वॉर को कैसे ख़त्म किया जाएगा। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर प्रोफेसर निर्मल जिंदल, और जिस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर हालात बने हैं उसे लेकर हमने जो बातचीत की। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आएगा। जय हिंद।